दिख रहा है? हाँ दिख रहा है अब। हाँ मैम। ठीक है, आज भी वीडियो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आ गया था हमारा 2n-1। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? जिस वे से हाँ मैंने मैम। काउंट किया है वो एक जनरलाइज्ड वे है, आप अपना तरीका निकाल लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंटिंग इसी तरीके से होगी। तो आप खुद से भी करके ट्राई करना। एक मिनट। ठीक है, आगे बताओ कौन सा पार्ट है ये? 11th मैम। आगे है 11th, इफ आई डिवाइड्स j। ठीक है, अब इसमें वही चीज का इस्तेमाल होगा जो हमने n/3 का फॉर्मूला निकाला था ना। हाँ मैम। चलो ये सारे हो गए, 11th कर लेते हैं। मैम एक बार आंसर मैं बताऊँ मैम? हाँ, क्या निकाला? मैम मैंने तो निकाला मतलब कितने जीरो आए, मतलब जीरो आएगा ना? हाँ जीरो आएगा। तो मैम मेरे आया n² ब्रैकेट में थर्ड ब्रैकेट n/1 प्लस थर्ड ब्रैकेट n/2 प्लस थर्ड ब्रैकेट n/3, ऐसे करके करके n/n। हम्म तो आपने क्या किया है, पहले हमें समझना पड़ेगा ये कंडीशन क्या दे रखी है। इन्होंने ये दे रखा है कि अगर आई जे को डिवाइड करे तो उस पोजीशन पे जीरो डाल दो, यानी वो वाले डिलीट हो जाएंगे। तो कौन से वाले डिलीट होंगे? A11 यहाँ होता है, A12 यहाँ होता है, A1n यहाँ होता है। वैसे तो देखा जाए ये जो आई पोजीशन पे है ये 1 पड़ा है फर्स्ट रो में। 1 तो सबको ही डिवाइड करता है, पर स्टिल हमें उसको एक अच्छी फॉर्म में लिखना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसमें से हमें कौन कौन सी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो रखने हैं। n हर बाय एक वन, जीरो आएगा। हर एक जीरो आएगा, यानी n/1 वो सारे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर n तक जो 1 से डिवाइड हो रहे हो, और यहाँ पे A21 A22 अप टू सो ऑन A2n। 2 कब कब n को डिवाइड करेगा, मतलब 2 का मल्टीपल कब होगा n, तो वही कंडीशन कौन सा बता देगा, ये बता देगा n/2। ठीक है, इसी तरह 3 का मल्टीपल कब होगा, 4 का मल्टीपल कब होगा, 5 का मल्टीपल कब होगा। तो उन उन पोजीशंस पे जीरो आएगा। कितनी पोजीशंस पे जीरो आएगा? n/2, n/1। और लास्ट वाली रो में जब हम जाके देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, an1 an2 अप टू सो ऑन ann। अब ये n1 n2, ये n तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। लास्ट में जाके n और n जब बराबर होंगे तभी ये एक दूसरे को डिवाइड कर पाएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ ये वाली एंट्री जीरो होगी जो ANN पोजीशन पे पड़ी है। तो जो यहाँ पे पड़ी है वो जीरो होगी, जिसको कंप्लीटली अगर आपको काउंट करना है तो फॉर्मूला लगा के काउंट करना होगा, क्योंकि जनरल मेथड हमें लिखना है। उस फॉर्मूले से जब आप काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n/n। लास्ट वाली रो के लिए क्या हो जाएगा, इस रो में कितनी एंट्री जीरो बनानी होंगी, n/n। ठीक है, क्लियर है या फिर से बताऊं? यस मैम, क्लियर है। ठीक है ना, बस वही हमें काउंट करने थे जो 1 के मल्टीपल हो, 2 के मल्टीपल हो। मल्टीपल हो तो डिवाइड करेंगे, तो फिर बस हमारा काम बन जाएगा, उन्हीं पोजीशंस पे हम जीरो रख देंगे। अच्छा आगे 12th बताओ। 12 13 बड़े आसान थे। मैम क्या बोला वो समझ में नहीं आया। 12 चाहते क्या है मेरे से? आपसे नहीं, सबसे चाहते हो। हाँ मैम। वो ये चाहते हैं कि पॉलिनोमियल्स पहले देखो कहाँ से बिलोंग कर रही है, P4R से। हाँ मैम। ये तो सबसे सिंपल है, आपको ये वाला क्यों नहीं समझ में, मुश्किल मुश्किल कर लिया आपने। P1 इज मैम इक्वल फाइव टू हो गए? पी टू इज इक्वल टू P3 बोला हुआ है। हाँ, 5 हो गए क्या?
वेक्टर स्पेस की डायमेंशन तो 5 होगी, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 5, लेकिन फिर इसमें 3 कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, 3 नहीं 2 ही हैं कंडीशन। तो P4R की डायमेंशन 5 होती है ना, इसका बेसिस क्या बनता है 1x x स्क्वायर डॉट 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 x रेज़ टू पावर 5 तक, सॉरी 6 होती है। अच्छा क्या बता रही हूँ मैं, 5 होगी ना, 4 तक 4 है होगी तो मैम। 5 होगी, n+1 डायमेंशन होती है। हाँ मैम। तो ये x की पावर 4 तक आते हैं। तो बेसिस में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक 1 एक्स्ट्रा आ जाता है, उसकी वजह से 5 हो जाते हैं, मतलब n+1। तो कंडीशंस कितनी दी गई हैं, P1 इज इक्वल टू P2, इनको पहले अलग अलग लिख लिया करो अगर कन्फ्यूज़न है तो। दूसरी क्या है, P2 इज इक्वल टू P3, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि P1 P2 P3 की जगह सेम चीज़ है, मतलब इनको एज अ कंडीशन ही लो ना। हाँ मैम। तो ये कितनी कंडीशंस हैं, 1 2, हाँ मैम। तो 5 में से आपको 2 कंडीशंस माइनस करनी है, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। एंड इसका बेसिस कितने निकाले फिर? हाँ बेसिस कितने निकालेंगे इसके? इसमें बेसिस आपको फिर कंडीशन पुट कर करके देखनी पड़ेगी, देखो ऐसे। इसमें क्या करना होगा हमें, इसका जो जनरल मैट्रिक्स होती है वो किस टाइप की होती है, सॉरी जनरल पॉलिनोमियल किस टाइप की होगी, a0 प्लस a1x प्लस अप टू सो ऑन a4x रेज़ टू पावर 4, ठीक है, ये px होगी। हाँ मैम। px कुछ इस पीएक्स। तरीके से गिवन होगी। अब p1 की वैल्यू क्या है, जो भी है, p1 इज इक्वल टू k मान लो, वो इसके इक्वल गिवन है, k के इक्वल कुछ भी, मतलब k मान लो, p1 इज इक्वल टू p2 इज इक्वल टू p3 दे रखा है ना, वो k के बराबर मान के चलो, और वहाँ हाँ पे मैम। रखो P1 रखेंगे तो क्या होएगा, A0 से लेकर A4 तक का सम। P2 क्या आ जाएगा, A2 प्लस 2A1 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। P3 क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ जगह कम लिखने की, तो ये आ जाएगा बराबर, मान लो K है कोई नंबर, वो इनके बराबर आ रहा है, A0 प्लस A1 प्लस अप टू सो ऑन A4 तक के, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे तो क्या रखा है, 1 रखा है, फिर k इसके भी बराबर आ रहा है, जब हमने 2 रखा, 2a1 प्लस 4a2 प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू पावर 4, यानी 16a4, कुछ इस टाइप का आएगा। और जब हमने 3 रखा है तब भी ये बराबर आ रहा है, यानी a0 प्लस 3a1 प्लस 9a2 प्लस अप टू सो ऑन 81a4, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, A0 A1, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, एक दूसरे की टर्म्स में कुछ ना कुछ रिलेशन लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे 5 वेरिएबल्स है ना, A0 से लेकर A4 तक 5 वेरिएबल हैं। इसको आप मैट्रिक्स वाला तरीका कर लोगे ना जब, और आसानी होगी, मैट्रिक्स से AX इक्वल टू B टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे n वेरिएबल्स हों और m नंबर ऑफ इक्वेशंस हो, तो उसको सॉल्व करने का जब तरीका कर लोगे तब और आसानी हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे 5 वेरिएबल्स हैं A0 से A4 तक, और कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं। तो इस टाइप का सिस्टम क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा अगर कंसिस्टेंट होगा तो, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे तब उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस हैं, तो 5 वेरिएबल्स में जो जो करके आपका रिलेशन आएगा, एक दूसरे के टर्म्स में जो जो रिलेशन आ जाएगा, फिर जो आपका जनरल पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का है, इस टाइप का, A0 प्लस A1x प्लस अप टू सो ऑन A4 x की पावर 4। मान लो A0 की वैल्यू कुछ इस तरीके की आ जाती है, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है किसका, A1, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ क्योंकि उनको सॉल्व करना बहुत बड़ी महाभारत है, ठीक है। तो A0 मान लो कुछ इस टाइप का बन जाता है, 3A2 माइनस A1, ठीक है। A1 एज इट इज़ रहता है, और A2 कुछ इस टाइप का बन जाता है,
a2 तो a2 ही रहेगा क्योंकि पहला वाला a2 की टर्म्स में लिखा है a2 x स्क्वायर प्लस a3 कुछ a3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बचेंगे मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि 3 डायमेंशन आई थी ना, यहाँ तक समझो इस बात को, क्योंकि डायमेंशन 3 आई थी तो 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेंगे। तो इस तरीके का मान लेते हैं, a1 a2 a3 को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं और बाकी सारे इन पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो a3 डिपेंडेंट, a3 इंडिपेंडेंट है, a2 इंडिपेंडेंट है और a1 इंडिपेंडेंट है। इसके बाद जो लास्ट बचेगा a4, उसको मान लेते हैं वो कुछ इस टाइप का है, a2 प्लस a1 x की पावर 4। तो अब यहाँ से आपको फिर प्रोसेस क्या फॉलो करना होगा बेसिस निकालने के लिए। a1 कॉमन लोगे जब, फिर उसके कोफिशिएंट चेक करोगे, a1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगी आपकी पॉलिनोमियल -1, ऊपर देखना ध्यान से, प्लस x और प्लस x रेज टू पावर 4। ठीक है, a2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगी, कुछ भी अंदर पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, यस मैम। a3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगी, एक्स क्यूब। a3 कॉमन लेंगे तो सिर्फ x क्यूब बनेगी, और a2 कॉमन लेंगे तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, a2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x की 4 ऐसी कुछ बनेगी, नहीं 3 भी आएगा, 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की 4, और a3 कॉमन लेंगे तो केवल x क्यूब बनेगा। तो जो बेसिस आएगा वो क्या आएगा, बेसिस जो आएगा वो ये वेक्टर्स आएंगे ना, ये तो फील्ड के एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a3, ये तो स्केलर्स हैं। वेक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, तो जो वेक्टर्स आएंगे वो आपका काम करेंगे। वेक्टर्स होंगे क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होंगे, बस उन्हीं से बेसिस आपको बनाना है। तो यह जो सामने आपके लिखा हुआ है ये बेसिस ही है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपको शॉर्म सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस आइडिया दे दिया है मैंने। ठीक है मैम, इस बार समझ में आया। एग्जाम्पल देके आइडिया, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकाल लो और फिर जो अंदर बचेगा a1 इंटू समथिंग, a2 इंटू समथिंग, a3 इंटू समथिंग, तो वो जो समथिंग बचेंगे अंदर वही आपका बेसिस बना देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल शॉर्म सीरीज में बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अभी छुट्टी होगी तो यही सब प्रैक्टिस कर लेना शॉर्म सीरीज से। ठीक है मैम, कर लेंगे। अब बताओ आगे। 13 भी वही उस तरह ही होगा ना मैम? हाँ 13 इसी तरीके से होगा। 13 में देखो क्या बोल रखा, अब फटाफट इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ मुझे सब लोग। इसकी 2 आएगी ना मैम? 2 आएगी मैम। 2 आएगी, और किसी को भी लग रहा है 2 आएगी या कुछ अलग? मेरे को तो 2 ही लग रहा है मैम। 3 कंडीशंस है ना मैम? p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0। देखो उन सबको तो 0 ही रख दो, p1 p2 p3 है, मतलब 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे, p1 = p2, हाँ p1 = 0, सॉरी p1 = 0, p2 = 0। एज अ कंडीशन ही आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखने लायक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एज अ कंडीशन मान के ही आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डायमेंशन में से नंबर ऑफ कंडीशंस ही माइनस करनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं तो फिर आप मैट्रिक्स बनाने चलो वो फिर काम लंबा पड़ जाएगा। हाँ मैम, पहले हम दो यही तरीके से तरीका कर रहे थे इजी है। क्वेश्चन, पहले हम 2 तरीके से कर रहे थे कि कुछ दूसरी कंडीशन का भी यूज कर ले रहे थे, पर यहाँ पे आपको कंडीशंस जो दे रखी हैं वो नंबर ऑफ कंडीशंस देख के माइनस करनी पड़ेंगी, और ये साफ साफ दिख रहा है ये सब कंडीशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह ऐसा कुछ भी दे रखा हो सकता था, p1 = 0, p2 = 0, p-3 = 0, तब भी सेम प्रोसेस होता, 3 ही कंडीशन बनती वहां पे भी। ठीक है, हाँ मैम। आगे बताओ। 14 हुआ है। 14 का मेरा n × n - 1 होता है। 14 काफी अच्छा था, तो कैसे किया? मैम मेरा तो आया n × n + 1/2 - 2। ये हाँ मैम। आपका क्या आया यानी? मेरा n × n - 1/2 आया। ठीक है, कैसे निकाला? मैम फर्स्ट 2 रोज और फर्स्ट 2 कॉलम्स सेम ही हो गए ना इसमें।
हाँ, फर्स्ट टू रोज और फर्स्ट टू कॉलम सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले तो बोल रखी है इन्होंने। क्या बोल रखा है पहले? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड रो सेम है, फर्स्ट और सेकंड रो सेम है। लेकिन मैम सिमेट्रिक फर्स्ट टू मैट्रिक्स में कॉलम, फर्स्ट टू कॉलम कैसे सेम होगा मैम? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से। देखो क्या होगा, फर्स्ट टू रोज कुछ भी रख लो, मैं एक जनरल मैट्रिक्स ही बना रही हूँ आपके लिए, A21 A2 2n। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? AN1 AN2 ANN। ये जो कॉलम पे एंट्रीज पड़ी हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो में एंट्रीज पड़ी हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। कैसे सेम है? A12 क्योंकि A21 ही होगी, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ये। हाँ मैम, इस बार यहाँ समझ पे में जो आ गया मैम। प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, A1n जो है AN1 के बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने कह दिया फर्स्ट टू रोज आर आइडेंटिकल या फर्स्ट टू रोज आर सेम। आइडेंटिकल भी लिखा जा सकता था। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब भी सेम ही होता है। तो अब उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए? अब जो सेकंड रो है वो भी तो सेकंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बराबर है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर है। लेकिन तो इन रो में पहले तो काउंट कर लो कितनी एंट्रीज बनेंगी। यहाँ पे कौन सी बनेगी? 1 2 3 4, जितनी भी बनेंगी वो टोटल n होंगी। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितनी एंट्रीज बन रही है? n। वही n एंट्रीज यहाँ पे हैं और वही n एंट्रीज यहाँ पे हैं और वही n एंट्रीज सेकेंड कॉलम में भी है। तो ये जो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो कॉलम है, इसमें कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, इनमें टोटल मिला के कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज हो गई? n। ठीक है मैम n नहीं होगी, n-1 होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल है। सो मतलब A11 और A21 सेम ही होंगे ना। A11 और A21, हाँ। हाँ, फिर हमें मालूम है वो A21 और A12 वो भी सेम है। मतलब फर्स्ट जो 4 एलिमेंट्स है वो सब A11 हाँ, ये सारे सेम A11 है। हाँ A11 हाँ, वही वो होगी। वन है। फिर एक एलिमेंट कम होगा, उसमें से n-1 आएंगे फिर। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरे तरीके से किया था ना। चलो ठीक है, ये जो एलिमेंट्स आएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे एक बार देखते हैं। ABCD आ गए, मान लो ABC BC। अब ये जो BBA है ये भी सेम आएंगे। ठीक बात है, n-1 इंडिपेंडेंट एंट्रीज आएंगी ना। 3x3 में एग्जांपल लेके देखा। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो ये 4 एंट्रीज पड़ी हैं चारों बराबर हैं एक दूसरे के। A12 और 21 तो पहले से ही बराबर थी, पर A21 A11 के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या था? A12 A21 के बराबर था ऑलरेडी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। A11 और A21 ये इन्होंने बराबर दे दिए। ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है? बराबर हैं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो गई? A12 A22 के बराबर दे दिया, A12 A22 के बराबर दे दिया। तो हर एक केस में देखो A21 किसके बराबर है? A12 के। तो ये जो A11 है ये भी A12 के बराबर है, A21 भी A12 के बराबर है और A22 भी A12 के बराबर है। तो सारे ही A12 के बराबर हो गए। तो ये जो 4 एंट्रीज हैं, ये जो शुरू की 4 एंट्रीज हैं A11 12 21 22, ये केवल एक ही नंबर है। तो इनकी वजह से एक एलिमेंट यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी बनेगी? n-1। ठीक है,
तो अब बताओ बाकी की मैट्रिक्स क्या होगी, n क्रॉस n-2 क्रॉस n-2 की बचेगी ना। हाँ मैम। हाँ, तो उसमें क्या किया आपने, n-1 में हमें ऐड करनी है ये जो n-2 क्रॉस n-2 की मैट्रिक्स बची है। अब इसमें इंडिपेंडेंट एंट्रीज देखनी है। सेट पर ये ऑफ ऑल अगेन, सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाला फॉर्मूला जो था ना, हाँ पर ये वो अगेन एक इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी आएंगी। देखो ये जो मैट्रिक्स बचेगी यहाँ पे, ये क्या है, एक सब मैट्रिक्स ही है इसकी। ये क्या बचेगी, एक सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी होंगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएंगी, n-2 n-1/2 यही आएंगी। यस मैम। n इंटू n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। n यहाँ पे क्या है, n-2, उसमें एक ऐड कर दिया तो n-1 बचा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, बस ठीक है, फॉर्मूला लग गया। अब इसको ऐड कर दो, बस n-1 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 1 + n-2/2। ठीक है, तो ये क्या बच गया अंदर, n-1 इंटू n/2, बस यही बचेगा। ठीक है, तरीका काफ़ी अच्छा था आपका निकालने का। दूसरे तरीके से भी इसको मैम देखा जा सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा से कराना, मैंने तो कुछ अलग ही कर रखा है। देखो सेम क्या क्या है यहाँ पे, मैं एक बार दूसरा तरीका कराती हूँ मैम फिर एक इस बार पे मैं वापस मेरा आते हैं। तरीका बताऊँ, क्या, मैंने जैसे किया एक बार मैं वैसे बताऊँ, हाँ बताओ। मिस्टेक बता देना आपको। हम्म एक बार मैट्रिक्स बनाना मैम n क्रॉस n की। A11 A12 A1n 21 22 21, ठीक है, n1 n2 nn। हाँ बताओ। मैम इसमें जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। सिमेट्रिक है ये। और उसके बाद इसने जो सेकंड कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो गई। ये और तो ये इसके दोनों बराबर अकॉर्डिंग है। तो हाँ, मैंने तो ये किया मैम n इंटू n+1/2 माइनस n-1। -n-1 क्यों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है ना मैम, तो इसीलिए। -n-1 एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट रो और सेकंड रो तो सेम है, लेकिन ये जो सेकंड रो सेम हो रही है फर्स्ट रो की वजह से, इसकी वजह से ये कॉलम वाली एंट्रीज भी डिस्टर्ब हो रही है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है। अदरवाइज तो क्या होता है, ये पूरा कॉलम कैंसिल ही हो जा रहा है, पूरा डिपेंडेंट है फर्स्ट वाली रो पे, सॉरी पूरी सेकंड रो फर्स्ट वाली रो पे डिपेंडेंट है। अगर ऐसे करना होता हमारे पास, सिर्फ वो वाली कंडीशन दी होती फर्स्ट रो और सेकंड रो बराबर हैं, तो हम क्या करते, केवल एक रो काट देते, यानी टोटल डायमेंशन में से एक रो काटते तो n एंट्रीज गायब हो जाती, यानी n² - n आंसर आ जाता उस केस में। पर यहाँ पे सिमेट्रिक दे रखा है। अब सिमेट्रिक की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आपने फर्स्ट रो को सेकंड रो के बराबर बोला तो ये जो सेकंड रो है ये यहाँ पे पड़ी है, सेकंड कॉलम में भी पड़ी है ये, तो वही वाली बात हो गई कि फर्स्ट रो सेकंड रो के बराबर है और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के भी बराबर है। तो फिर रो के हिसाब से भी हमें चेक करना पड़ेगा, कॉलम के हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका एक बार समझाती हूँ। अच्छा, इसमें अगर हम देखना चाहें आपके तरीके में, तो कितनी एंट्रीज हमें माइनस करनी पड़ेंगी। चलो एक बार सोचना, इसी में सोचना कि कितनी एंट्रीज माइनस करके काम चल जाएगा। अभी हम एक बार दूसरा तरीके से भी कर लेते हैं। मैम हेलो मैम। हाँ, हाँ बोलो क्या हुआ। जैसे आप बनाते हो मैम, एक बार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना। हाँ, अपर ट्रायंगुलर, देखो ये क्या है, एक ऐसे इससे भी देखा जा सकता है इसको, A11 A12 A1n किया हमने,
A21 A22 A2n किया, AN1 AN2 ANN किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल बनेगा, डायगोनल एंट्री से नीचे वाला ट्रायंगल, हाँ करते जाना ताकि मुझे पता चलता रहे समझ में आ रहा है। ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा, यूजलेस है, क्योंकि ये ट्रायंगल पूरी तरह डिपेंडेंट है। हाँ मैम। क्योंकि सिर्फ हमने सिमेट्रिसिटी का यूज़ किया, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये नीचे वाला जो ट्रायंगल बना ये क्या है, डिपेंडेंट, तो इसकी बात हमें करनी नहीं है। हमें काउंट करने हैं यहाँ से, कितने काउंट करने हैं, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स विद गिवन कंडीशन की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, ठीक है। तो नीचे से काउंट करना एक बार शुरू करते हैं। नीचे कितनी एंट्री है, ये n एंट्री है, इसी को काउंट करना है, केवल एक एंट्री पड़ी है, जैसे हम सिमेट्रिक में करते हैं सेम वही तरीके से काउंट करना शुरू कर रही हूँ मैं। ये फर्स्ट एंट्री एक काउंट किया है हमने यहाँ से, अगले में कितनी पड़ी होंगी, 2 पड़ी होंगी, अगले में 3, यहाँ तक आएंगे जब हम, यहाँ कितनी पड़ी हैं, n-1 काउंट, n-1 काउंट किया जाएगा। देखो ये तरीका दिखने में इजी लगता है, मुझे तो विजुअलाइज करने में ज़्यादा आसान लगता है ये तरीका। तो यहाँ पे n-1 पड़ी है। अब ये जो है ना, अब यहाँ ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी बात, इसमें पूरे कंप्लीट कॉलम को गायब कर दूंगी, सॉरी इस कंप्लीट रो को गायब कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट रो क्या है, डिपेंडेंट है किस वाली पे, इस नीचे वाली पे, ठीक है। अब यहाँ से वही बात यूज़ हो रही है कि A11 A12 A21 और A22 ये सभी एंट्रीज चारों बराबर हैं, तो इन चारों में से केवल एक को एक बार काउंट करना होगा ना। तो A22 को तो हमने काउंट कर लिया, तो हम बार बार क्यों करेंगे, A22 को तो काउंट कर चुकी हूँ, देखो मैं यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। इन तीनों को इसका मतलब काउंट नहीं करना है, तो ना इसको काउंट करना है, ना इसको काउंट करना है, ना ये आगे वाली जितनी एंट्रीज हैं किसी को भी काउंट नहीं करना, पूरी रो कट जाएगी। और इस A21 को तो ऑलरेडी हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये डिपेंडेंट थी, ये ट्राइंगल पूरा छोड़ चुके हैं हम, 21 छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, 22 को हमने कंसिडर किया है और 12 छोड़ दिया हमने, फर्स्ट रो में पड़ा है, और A11 भी छोड़ दिया क्योंकि फर्स्ट रो में पड़ा है, तो केवल किसको लिया, A22 को। तो इस हिसाब से क्या हुआ, यहाँ तक आते आते हमने कितने सम किए, 1 से लेकर n-1 तक लगातार सम किया, 1 + 2 + अप टू सो ऑन n-1, ठीक है। आपका वाला तरीका इजी है। हाँ, क्योंकि ये विजुअलाइज करने में आसान है। एक्चुअली मैंने तो पहले क्या किया था, इसको 4x4 में करके देखा था, पर इसको 4x4 से ज़्यादा जनरलाइज करने में भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरलाइज करके मैंने दिखाया ना आपको, इजी है ये, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप बताओ, किसी के ना समझ में आया हो, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट एक तरीका तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। कौन सा हो गया, अब कौन सा रह गया, 16 ओ 15 है, 15 बताओ, हाँ फटाफट बताओ। 15 भेजा था मैंने ग्रुप में। अच्छा, पता नहीं मैंने देखा नहीं। अब इसमें क्या कह रखा है, हाँ वही n-√n, कैसे निकाला आपने वो तरीका, काफ़ी अच्छा निकाला, जनरलाइज कर दिया आपने। मैम मैंने तो एक सेकंड, हाँ इन्होंने क्या बोल रखा है, x1 से लेकर कहाँ तक दे रखे हैं टपल्स, 1 से 2 n तक दे रखे हैं, कुछ पर्टिकुलर नंबर है, x1 x4 n तक है। इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, उनकी जगह हमें 0 रखना है, शायद 0 ही रखना है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन सब की जगह 0 रख देना, मतलब कंप्लीटली माइनस कर देना है। 2 कंडीशंस हो सकती है, मैं 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके देती हूँ, एक तो ये जो गिवन है क्वेश्चन, और एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रही हूँ, उसका आंसर भी बताना। x4 इसको हम करते हैं, इसका आंसर आप खुद बताना, x9 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू सम k, या इज इक्वल टू सम x लिख सकते हो, ठीक है। इधर 0 बोल दिया, उधर सम x बोल दिया। अब इधर आओ, इधर हमें काउंट करने हैं, n नंबर्स पड़े हैं, n नंबर्स तक कितने
ये एकदम जनरल मैथ्स वाली बात हो रही है, नंबर थ्योरी वाली बात हो रही है, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इस एक्सरसाइज में। n नंबर्स हाँ पड़े हैं मैम। उसमें। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर्स कितने पड़े हैं अब ये कैसे पता करें? मान लो आपके पास, कोई बताना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। मैम मैंने 100 तक लिया था पहले, 100 तक जब लिया था, सोच रहा था। ठीक है, वही हाँ चीज़ मैम। बता रही हूँ। हाँ, तो 100 जब तक 100 तक लिया था तब मैंने एक चीज रियलाइज किया था कि मैम अगर मतलब टोटल टोटल स्क्वायर निकालते हैं। होगा तो हाँ, स्क्वायर रूट होगा, टोटल स्क्वायर रूट होगा, तो टोटल स्क्वायर रूट 100 तक गिन अगर सकते हैं, गिना जाए तो 1 आसानी स्क्वायर से होगा, गिना जा, 2 हाँ। स्क्वायर होगा, 3 1 स्क्वायर स्क्वायर, होगा। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। लेकिन जो 11 हाँ स्क्वायर मैम। है वो क्या होता है? 121। 12 स्क्वायर 144। हाँ ये सब 100 की लिमिट से बाहर जा रहे हैं। हाँ मैम। तो अगर मैम 100 तक मैंने जब सोचा था तब देखा था कि 10 स्क्वायर तक हो रहा है। 10 स्क्वायर तक हो तो रहा है। मैम हाँ, अब एक बार अगर 90 के लिए उसके देखें। हाँ मैम, मैंने 110 के लिए देखा था उसके हाँ, बाद। चलो 90 के लिए देख लेते हैं। अब हाँ चलो मैम। 10 के लिए तो आसान है, केवल 10 आएंगे। वो कौन से 10 लगातार नंबर आएंगे? 1 से लेकर 10 तक, हमें पता है डायरेक्ट हो जाएगा ये तो। लेकिन 90 जैसा कोई नंबर आ जाए जहाँ पे 90 परफेक्ट स्क्वायर खुद नहीं है, लेकिन इससे कोई छोटा, जस्ट छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो इसमें हम क्या करें? इसमें हम ये कर सकते हैं, एक बार 90 का स्क्वायर रूट लो। इससे पता है क्या होगा? कुछ 9.4 समथिंग आएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि 9.4 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 9 है। और उस इंटीजर का स्क्वायर क्या है? 81। उस इंटीजर का स्क्वायर क्या है? 81। और 81 कहाँ पे पड़ा है? 90 से जस्ट पीछे पड़ा है, ठीक है। लेकिन जब 10 स्क्वायर करोगे आप, 9.4 से बड़ा नंबर लेना चाहोगे, बड़ा नंबर यानी बड़ा इंटीजर लेना चाहोगे, 10 स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। वो 90 की लिमिट से बाहर जाएगा। तो ये जो 10 है इसको हमें नहीं लेना है, 9 तक ले सकते हैं। तो हम क्या क्या ले सकते हैं इसमें? 1 2 3 4 अप टू 9। अब क्योंकि इंटीजर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, 9.4 इज़ यूजलेस। कहने का मतलब 9.4 ही हमें 9 तक ले जाएगा, लेकिन हमें इंटीजर की बात करनी है। तो 9.4 का क्लोजेस्ट छोटा इंटीजर निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फ्लोर फंक्शन, या जिसको हम, आप क्या बोलते हो उसको? थर्ड ब्रैकेट। ग्रेटेस्ट। हाँ, थर्ड थर्ड ब्रैकेट, ब्रैकेट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन, जिसको अभी हम यूज़ करते हुए भी आए हैं n/k टाइप के निकालते टाइम, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना पड़ेगा, ठीक है। वो देखो हमने जनरल नॉलेज के हिसाब से अपनी किया, 9.4 से जस्ट छोटा इंटीजर ले लिया, तब हमें ये पता भी नहीं था कि हम फ्लोर फंक्शन लगा रहे हैं 9 निकालने के लिए। पर क्योंकि मैथ्स में आपको फॉर्मूला निकालना है, जनरलाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये आपको कितना देगा? 9। तो आपको पता चल जाएगा 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर का काम कर रहे हैं। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, इन्हीं सब चीज़ों को निकालने के लिए, इसीलिए इसका इजाद हुआ। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा 1 से लेकर n नंबर्स तक परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर्स। इसको कहीं नोटबुक पे साइड में लिख भी सकते हो। स्क्वायर्स कितने होंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। सबको हजम हो गया? डाइजेस्ट हो गई ये बात? यस मैम। अब आते हैं अगली बात पे, जो क्वेश्चन था पहले उस पे तो आए। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो होंगे, कहाँ गया ये रहा, ये जो होंगे 149 कहाँ तक होंगे? ये स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएंगे, यानी x सब स्क्वायर रूट ऑफ n के ग्रेटेस्ट इंटीजर तक जाएंगे। ये जितने भी हैं ये सारे ज़ीरो हैं। अब ये सारे ज़ीरो हैं तो ये आपको टोटल डायमेंशन क्या है यहाँ पे? n। उसमें से ये सभी माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि ये ज़ीरो हैं, ठीक है। इन सभी पोजीशंस पे आपने ज़ीरो रख लिया है। कितनी पोजीशंस पे ज़ीरो रखा है? सॉरी, वैसे यहाँ पे वो आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। चलो जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो कर लेना। 149 लिखा है ना, स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी पोजीशंस आपको माइनस करनी पड़ेंगी, यानी कितनी पोजीशंस पे ज़ीरो पड़ा है? अभी हमने निकाला था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, यस मैम। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा जो मैंने पूछा था। और एक बस जो कर दो मैम, शाम कर दो। और और वन एक, ऐड करना पड़ेगा इसमें। क्यों हाँ मैम। करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आपने टोटल वो जितनी भी एंट्रीज थी माइनस कर दी, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं वो सभी एंट्रीज x के बराबर हैं। उन सभी एंट्रीज की जगह x आपको रखना है, यानी इन सभी पोजीशंस पे एक कांस्टेंट रखना है जिसका नाम है x, तो उसको ऐड करना पड़ेगा जो भी आप रख रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक जनरल रिजल्ट सा भी पता चल गया। जब ऐसा दे रखा हो इक्वल टू 0 तो आपको सीधे माइनस कर देना होता है, लेकिन जब ऐसा दे रखा हो इक्वल टू सम नॉन जीरो नंबर तो आपको क्या करना होता है? इक्वल टू ना भी दे रखा होता, वो तो मैंने x बोल दिया, ये इतना दे रखा होता बस, ये स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर, मतलब ये सारी एंट्रीज बराबर हैं तो किसी ना किसी नॉन जीरो नंबर के बराबर होंगी। इन जनरल किसी नॉन जीरो या जीरो नंबर के भी बराबर हो सकती है, पर इन जनरल तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के बराबर होंगी ना। वो नॉन जीरो और जीरो दोनों हो सकता है, आर्बिट्रेरी हो सकता है, तो वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ये बात बहुत अच्छी है रियलाइज करने वाली। इक्वल टू 0 दे रखा हो तो बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म, और सारे सिर्फ इक्वालिटी की कंडीशन दे रखी हो तो एक और ऐड कर दो उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम मैम एक बार पीछे वाला क्वेश्चन करना। पीछे वाला कौन सा? ये मैम तो मैं लगा तो भाई ने डिस्टर्बेंस कर दिया। हाँ मैम। समझी नहीं, आपकी बात कट गई आवाज। मेरी आवाज ठीक मैम है? जब आप समझा रहे थे ना मेरा रह गया था। लिखना रह गया था, ये समझना रह गया था। नहीं मैम इसको सुन नहीं पाई थी, भाई ने आके डिस्टर्बेंस कर दिया, माइक ऑन नहीं करने दे रहा था जब आप बोल रहे थे। हाँ वो मैं समझ गई थी, पीछे से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा तो मैं बता दूँ ये, हाँ देखो क्या किया था मैम। हमने इसमें। हमने क्या किया था, पहले तो हमें सिमेट्रिक बोला गया था, उस कंडीशन का यूज़ किया। सिमेट्रिक बोला गया तो सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, डायगोनल से नीचे वाली या डायगोनल से ऊपर वाली कोई भी ले लो। मैंने डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज क्या ले ली, इनको हटा दिया, यानी ये डिपेंडेंट एंट्रीज है ना, तो इनका तो कोई यूज़ नहीं है, डिपेंडेंट एंट्रीज को हमें काउंट करना नहीं होता। तो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को कम्प्लीटली हटा दिया है। अब बात करते हैं ऊपर वाले, क्योंकि हमें काउंट करनी है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज या नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो वो इंडिपेंडेंट कैसे निकलेंगे, कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? अभी सिर्फ सिमेट्रिक कंडीशन का यूज़ किया है। जो दूसरी कंडीशन है फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकेंड रो, उसको अभी हम आगे यूज़ करते हैं। देखो कैसे करेंगे। नीचे से काउंट करना स्टार्ट करो। ए एन एन, यहाँ पे तो डायगोनल में केवल एक ही पड़ी होगी ए एन एन, तो कितनी इंडिपेंडेंट एंट्री हो गई? इस नीचे वाले ट्राइंगल को तो हम कम्प्लीटली छोड़ ही रहे हैं, तो ए एन एन यानी 1 एंट्री। ऊपर आप देखोगे एक और एक यहाँ, एक यहाँ, तो अगले में कितनी आ जाएंगी? 2 एंट्रीज। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काउंट करते हैं सेम वही तरीके से काउंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, थर्ड में जाएंगे, इससे ऊपर थर्ड रो में जाएंगे, मतलब लास्ट थर्ड रो में यहाँ पे 1 2 3 पड़ी होंगी। इसमें 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 का एग्जाम्पल लेके देख लेना, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमें कितनी एंट्रीज ऐड करनी होंगी? 3। जाते जाते यहाँ पे सेकंड रो पे जब आप आओगे तो कितनी एंट्रीज ऐड करनी होंगी? n-1 एंट्रीज। ठीक है, यस मैम। जो लास्ट रो है उसमें कितनी एंट्रीज पड़ी हैं? उसमें n एंट्रीज पड़ी हैं, पर उन्हें हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो जो फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं वो सेकंड रो पे डिपेंडेंट है, और सेकंड रो को ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। सेकंड रो को हम कंसिडर कर चुके हैं, और फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकंड रो है ना। यस मैम। मैम लेकिन फर्स्ट रो में तो n एलिमेंट है और इसमें n-1 है। हाँ, इसमें बस अब वो जो फाइनल चीज़ यूज़ होगी वो मैं बता देती हूँ। देखो क्या है, रिलेशन क्या है, a11 किसके बराबर था? a21 के बराबर था, a12 a22 के बराबर था। ठीक है, ये चारों बराबर हैं। अब एक और बात है यहाँ पे, a12 किसके बराबर था? a21 के बराबर। ऊपर हमने कंडीशन निकाली थी ना, जब इन कंडीशंस को निकाला था तो ये चारों बराबर आ गई थी। जो भी गिवन कंडीशन है उसको रख के हमने देखा था, ये चारों बराबर आ गई थी। a11 a21 के बराबर तो गिवन ही था क्योंकि सिमेट्रिक है, लेकिन a11, हाँ एक सेकेंड, a11 a21 के बराबर था, हाँ ठीक है।
लेकिन ये जो A21 है ये A12 के बराबर होगा। ये वाली कंडीशन किस वजह से आई, जो फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकेंड रो है। A11 और A21 क्यों बराबर आए, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो बराबर है। A12 इज इक्वल टू A21 क्यों आया, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। बस ये समझने वाली बात थी यहाँ पे। और A22 इन सभी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A22 A12 के बराबर है। अगेन वही, फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकेंड रो। ठीक है, तो ये चारों बराबर आ जाएंगे, और ये चारों बराबर आने से हमें Yes, पता चलेगा इन चारों में से केवल एक को कंसीडरेशन में लाना है। चारों डिपेंडेंट हैं तो केवल एक को काउंट करना है, चारों को नहीं करना। अब वो एक कौन सी हमने काउंट की है, वो वाली हमने की है A22। A22 को ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, तो A22 को काउंट कर लिया है। A21 कैंसिल, A12 कैंसिल, A11 कैंसिल। तो इसका मतलब हमें केवल 1 से लेकर n-1 तक ही काउंटिंग करनी है। ऊपर वाली कंप्लीट रो कैंसिल हो जाएगी, और ये जो A21 पड़ा है इस वाली रो में ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो लोअर ट्रायंगल में ही पड़ा है, इसको तो वैसे भी कैंसिल करना ही था। ठीक है ना, ये चारों एंट्रीज बराबर हैं ऊपर की, A11, Yes. 12, 21, 22। इसलिए ये 1 से लेकर n-1 तक सम करेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा के आ जाएगा n इंटू n-1/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चाहे ऐसे करो, चाहे ज्ञानेश वाले तरीके से करो, मर्जी है आपकी। अपना तीसरा कोई तरीका निकाल लो, उससे कर लो, जैसे करना है कर लो। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, ठीक है। और इसमें तो अभी बहुत सारे रह गए, हो जाएगा कंप्लीट कि नहीं? हो जाएगा मैम, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ ठीक है, बताओ। और 15 हो गया, 15 हो गया। हाँ, 16 में क्या कह रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम जीरो। मैम स्क्यू सिमेट्रिक आपने कैसे बोला मैम? AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI है ना, एंट्रीज के हाँ हिसाब मैम। से देखना सीखो। AIJ इज इक्वल टू हाँ मैम। AJI का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक। हाँ यानी I और J को इंटरचेंज कर दिया तो एंट्री सेम है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक। IJ मतलब रो में पड़ी एंट्री, JI मतलब कॉलम में पड़ी एंट्री, इस तरीके से सोच सकते हो। हाँ मैम। ये बराबर आ रही है तो सिमेट्रिक। अगर ये इसके नेगेटिव के बराबर आ रही है, AIJ इज इक्वल्स टू माइनस AJI, तो ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे यही बोल रखा है, इसलिए मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बोल दिया इसे। हाँ मैम, मगर मैम स्क्यू सिमेट्रिक में तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो तो जीरो है, जीरो होता है। हाँ, इसमें इसका तो यूज जीरो, इसमें तो जीरो नहीं भी हो सकता है मैम। किसने कहा जीरो नहीं भी हो सकता? वो सकता है जीरो जीरो इसमें बिल्कुल भी। होगा। इसमें इन्होंने एक बात और बोल रखी है, फर्स्ट कॉलम जीरो। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे हम, कुछ भी लेंगे, उसमें फर्स्ट कॉलम जीरो बता रखा है। ये फर्स्ट कॉलम है, A11, 21, जो भी यहाँ पे हाँ एंट्रीज मैम। पड़ी हैं सारी जीरो हैं। ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक तरह की सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही। उसमें हाँ फर्स्ट रो और मैम। फर्स्ट कॉलम क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ भी पड़ा है, ये जो फर्स्ट रो पड़ी है ये डिपेंडेंट है इस वाली रो पे, इसकी माइनस वाली एंट्रीज फर्स्ट रो में पड़ी हैं, यानी फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, माइनस ऑफ 1 फर्स्ट रो। ठीक है ना, हाँ मैम। ये हाँ हो गई प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर यहाँ हाँ पे तो मैम। एक बात देखो, इन्होंने फर्स्ट कॉलम इन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन दी और फर्स्ट कॉलम को जीरो बोल दिया, तो जीरो का नेगेटिव यहाँ पे सेकंड रो में पड़ा होगा, डाल दो जीरो का नेगेटिव, माइनस जीरो, ये सारे जीरो हो जाएंगे। हाँ हाँ मैम। अब ये जो कॉलम है एक और ये एक, ये हट गया आपका। ये जो हाँ फाइनल बची मैट्रिक्स है यहाँ पे आर्बिट्रेरी आएंगे और वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मतलब यहाँ पे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कितने ऑर्डर की, एक रो और एक कॉलम हटा चुके हैं हम n क्रॉस n मैट्रिक्स से। तो ये जो सब मैट्रिक्स छोटी मैट्रिक्स बनेगी, इसको सब मैट्रिक्स भी बोला जाता है। मतलब हाँ किसी मैट्रिक्स में से छोटे साइज की मैट्रिक्स निकाल लेना, उसको सब मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये सब मैट्रिक्स जो बनेगी n-1 क्रॉस n-1 की बनेगी। तो आंसर क्या बनेगा, वो तो मेरे तो आया मैम n इंटू n-1/2। नहीं नहीं, n-1 इंटू n-2 अपॉन 2। हाँ Yes, ma'am. है ना, अब तो आ जाएगा ना, वो तो पहले के हिसाब से आप आंसर बता रहे हो। हाँ मैम। अगर मैम जो सब मैट्रिक्स बना उसमें मैम जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो जीरो होगा।
वो कैसे होगा तो समझ में नहीं आया मैम। जीरो लो, उनको जीरो लेने से कौन मना कर रहा है? 3x3 की मैट्रिक्स थी मान लो, तो ये सब जीरो आ गए आपका। हाँ डायगोनल मैम। ऑलरेडी जीरो थे ही, और यहाँ पे कुछ पड़ा होगा मान लो, अगर यहाँ थ्री पड़ा डायगोनल है तो जीरो -2 आप पड़ा कहाँ होगा। से बोल रहे हो, वो मेरे को समझ में नहीं आया मैम। स्क्यू सिमेट्रिक है ना ये, कंप्लीट मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। प्लस इसमें एक और कंडीशन है साथ में, वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट हाँ कॉलम मैम। इज इक्वल टू जीरो। ये दो हाँ वो कंडीशंस हैं। कंडीशन समझ में आ गया मैम, हम्म। वो कंडीशन समझ में आ गया। हाँ, तो क्या नहीं समझ में आया? समझ रहे हैं क्यू सिमेट्रिक कैसे आप बोल रहे हो मैम? मैट्रिक्स मतलब यहाँ जब, हाँ मैम, इसमें तो जस्ट कंडीशन दिया हुआ है जो कहाँ गया मैम? ए आई जे हाँ, ए इक्वल टू आई जे माइनस इक्वल ए टू जे आई। माइनस ए जे आई। अगर मैम जो डायगोनल मैट्रिसेस होता है उसको मैम ए आई आई उस तरफ ले सकते हैं मैम। हाँ, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, वहाँ से प्रूव कर लो चाहे, कल जैसे हमने किया था। 2 AII इज इक्वल टू ओके 0, मैम। सो AII इज इक्वल टू 0। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, ये प्रूफ तो पता ही है आपको। यहाँ से पता चल हाँ गया ना हाँ मैट्रिक्स हाँ, क्यू सिमेट्रिक है, तो उसकी कोई भी छोटी ठीक है। मैट्रिक्स लोगे उसी कॉन्टिन्यूएशन में लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ओके कहीं से भी मैम। कोई भी सब मैट्रिक्स उठा लोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी, मतलब डायगोनल हाँ एंट्रीज हाँ उसकी ज़ीरो हो जाएंगी। मान लो कुछ ऐसी थी मैट्रिक्स 2 3 4 1 -2 -3 -4। हाँ मैम, इस बार समझ में आ गया मैम। वो प्रूफ मेरे को चाहिए था, वो प्रूफ भूल गया था। और कल मैं तो ये कल तो क्लास में हो हुआ रहा नहीं था। है। हाँ, और तो ये तो ऐसी देखो, एक मिनट, ऐसी सब मैट्रिक्स उठा लोगे तो ये थोड़ी बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने कैसी नहीं सब होगा। मैट्रिक्स उठाई है? ऐसी उठाई है, इस टाइप की उठाई है, ये फर्स्ट रो माइनस करके और ये माइनस करके, तो ये जो बचेगी ये स्क्यू सिमेट्रिक ही बचेगी। हाँ मैम। हाँ डायगोनल पे उठाई ना, डायगोनल में हमने कोई चेंज नहीं किया। डायगोनल चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन डायगोनल वही रखोगे तो प्रॉपर्टी वही रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक वाली हो चाहे सिमेट्रिक वाली हो। हाँ मैम, इस बार समझ में आ गया। हाँ, आगे बताओ। आगे, हाँ I मैम। माइनस जे इज इक्वल टू 1, क्या आंसर निकाला? n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1। हाँ मैम, मेरा भी यही आया। एकता? मैंने लगाया n2 आपकी आवाज़ कट रही है। चलो, n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। I माइनस जे, मतलब I और J इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। मॉडुलस 1 दे रखा है तो हमें साइन की चिंता नहीं करनी है, ये -1 आ रहा है कि +1 आ रहा है। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स लोगे A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, इसमें क्या हो जाएगा? इनके यहाँ पे अगर 1 -1 करके चेक किया हमने तो क्या आया? 1 -1 तो 0 आएगा। इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है, मैं तो कंडीशन ही भूल गई। I माइनस जे इक्वल टू 1 है तो क्या होगा उसके रिजल्ट में? अच्छा, उस जगह पे 0 रखना है हमें जहाँ पे I माइनस जे इक्वल टू 1 हो। A12 में देखा 1 और 2 के डिफरेंस का मॉड क्या आता है? 1 आता है, तो इसकी जगह पे आपको क्या रखना है? 0। मैं इसको कट कर देती हूँ। 1 और 3 के डिफरेंस का मॉड क्या आता है? 2 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो इसको अपने इंटैक्ट रखना है, जैसा है वैसे ही रखो। A12 और A21 दोनों के डिफरेंस में देखोगे 2 -1, मॉड का वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। 2 देखोगे 0 आएगा, 3 देखोगे 0 आएगा, तो इसको भी रखना है, 3 को भी रखना है। 2 देखोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा मैम। 0 आ जाएगा। 2 - 3 1, 3 - 2 1, तो ये 4 एंट्रीज यहाँ से कट जाएंगी, 1 2 3 4। तो फॉर्मूला कैसे बनाया? फॉर्मूला मैम, अगर आप n क्रॉस n लेंगे तो एक मजेदार चीज नोटिस करेंगे, अच्छा, तो उसमें फॉर्मूला बनेगा मैम। डायगोनल के पास का जो एलिमेंट्स होगे ना, n माइनस 1 एलिमेंट्स होगे ना। हाँ मैम, एकमात्र जो फर्स्ट रो है अच्छा और अच्छा सेकंड अच्छा, रो है हाँ और ये तो, लास्ट रो है, हाँ उसमें के एक ही, मतलब एक ही स्थान में मैम ये होगा। ये n ओ, सुपर और सब डायगोनल सा बन रहा है ना, फिर इससे नीचे भी जाएंगे और नीचे जाएंगे। हाँ हाँ मैम। एक मिनट,
इसका जो सुपर डायगोनल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, A23 और ये जो भी होगा, हाँ ठीक है, वो सुपर डायगोनल और सब डायगोनल की बात हो जाएगी। तो टोटल डायमेंशन कितनी है, n², उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, A21 A23, यहाँ पे लिखा जाएगा ना, A23 कहाँ पे लिखा जाएगा, ऐसे मुझे कंफ्यूजन हो जाता है लिखते टाइम, यहाँ n1 होगा। देखो अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एंट्रीज का डिफरेंस क्या है, एक पैटर्न बनता है मैट्रिक्स में हमेशा जब भी हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है 1 -1 2 -2 इस टाइप की एंट्रीज है, इनका डिफरेंस हमेशा 0 बन रहा है। 2 1 2 3 यहाँ पे जो है, ये जो सुपर, जिसको मैंने सब डायगोनल बताया था आपको, इनकी एंट्रीज का डिफरेंस हमेशा 1 बन रहा है, इनकी एंट्रीज का डिफरेंस हमेशा -1 बन रहा है, जिसका मॉडुलस अगेन 1 होता है। तो हमें टोटल में से कितनी माइनस करनी पड़ेगी कंडीशन, सॉरी कितनी 0 एंट्रीज हो जाएंगी, सुपर और सब डायगोनल में 0 पड़ा है, तो n² में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, n-1 को 2 बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार n-1 सुपर वाला कर दो, एक बार n-1 सब वाला कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा n² - 2n-1, जिसको आप n² - 2n + 2 भी लिख सकते हो। बढ़े आगे, क्लियर है? हाँ मैम। अच्छा, aij = 0, i + j even हो जाए, जब i + j कब even होता है, क्या ऑब्जर्वेशन लिया था इधर, मैम 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, n इवन और n ऑड। n even और n odd के लिए 2 केस बनाने पड़ेंगे। हाँ 18 वाला तो मैम वो तो भेज दिया था मैंने ग्रुप में। 18 वाला, हाँ मैम। बोल क्या रखा है यहाँ पे, 1 मिनट रुकना, i + j is even, अच्छा 1 + 1 2, यहाँ पे इवन है, 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 हाँ ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ एंट्री 0 बन रही है, अगर 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हो तो कितनी एंट्री 0 बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, यानी डायमेंशन कितनी बन रही है, 9 में से 5 गया 4, ठीक है 4 आ रहे हैं आपके ये वेरिएबल्स। अच्छा 2x2 की मैट्रिक्स लेते तो क्या होता है, A11 A12 A21 A22, ठीक है, तब क्या होता, ये A11 की जगह 0 आता और A22 की जगह 0 आता, तब कितनी 0 बन रही थी, 2 ही बन रही थी और 2 बच रही थी, तो इसका आंसर 2 आता, ठीक है। 4 - 2 = 2। तो अगर n को इवन लिया जाए तो हाफ नंबर ऑफ एंट्रीज को माइनस करना पड़ रहा है, मतलब हाफ नंबर ऑफ एंट्रीज 0 बन जा रही हैं। अगर ऑड लिया जाए तो उसमें से कितनी बन रही है, n² / 2, n² + 1/2, n² + 1/2, n² / 2 आना चाहिए। 3 के केस में क्या आंसर आया, आंसर आया 4, मतलब डायमेंशन 4 आई, और 2 के केस में डायमेंशन 2 आई। देखो अगर आप ऐसे करो, n² / 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना सेटिस्फाई करता है कि नहीं 3 और 2 को, ये चेक वेरीफाई भी कर सकते हो आप अपना फॉर्मूला निकाल के। 3 को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9/2, 9/2 यानी 4.5 विच इज़ 4, ठीक है, तो इसके लिए तो वेरीफाई हो गया। 2 को पुट करोगे तो 2 तो आ ही जाएगा, 2 2 = 4/2, ठीक है ना। तो n² जो भी टोटल डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन है उसको लिख दो, 2 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो, वही आंसर बनेगा आपका। हाँ मैम वो भी होगा मैम। ठीक है, अगर n² + 1/2 कर दो तब भी हो जाएगा लगता है मैम। नहीं तो उससे ये वाली एंट्रीज निकलेंगी जो जो 0 हैं, जो 0 हैं वो ऑड कितनी, वाली 5 है। नहीं अगर हम देखना चाहें 3 के केस में 0 एंट्रीज कितनी है, ऑड वाली मतलब कितनी है, नहीं नहीं ऑड वाली नहीं,
आई प्लस जे इज इक्वल टू E1 वाली, मतलब जो ज़ीरो हो रही हैं वो काउंट करनी है। 3 के केस में 5 से ज़ीरो हो रही हैं, 2 के केस में 2 ही ज़ीरो हो रही हैं। तो क्या कर सकते हो, n²/2 +1 कर दो बाहर। नहीं, बाहर +1 नहीं हो सकता, फिर वो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। n²/2 +1, 2/2 +1, 4/2 +1। देखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्मूले होते हैं ये जनरलाइज करके ही आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जनरलाइजेशन देखना पड़ता है, तो मैं तो यही करती हूँ कि 2 और 3 की मैट्रिक्स बना ली, थोड़ा एक जनरलाइज सा फॉर्मूला बना लिया। एग्जाम में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ठीक है, डायरेक्ट n = 2 3 लो, पुट करो, काम खत्म करो। इतने फॉर्मूले जनरलाइज करने लग गए अगर वहाँ, तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 16th हो गया, 17th। 16, 17, 18 हो गया, 19 बताओ। 19 भी हो जाना चाहिए। इन्होंने क्या रखा है, 3n हाँ मैम। टाइप के जो है, और फॉर सम इंटीजर n बोल रखा है। आंसर क्या निकाला आप लोगों ने? 67 आया है। 67, हाँ 67 68। आएगा। 68 नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो भी इंक्लूडेड है ना इसके अंदर। ओके बाकी मैम। हाँ आंसर मैच किए थे न्यानेश? नहीं मैम। हाँ ठीक है, इसका आंसर 68 आएगा, सॉरी 67 आएगा, क्योंकि ज़ीरो वाले पोजीशन पे भी जो पड़ा है वो भी तो ज़ीरो है। A0 भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, A3 भी इंक्लूड हो रहा है, A6 भी इंक्लूड हो रहा है, ये सारे ओके ज़ीरो हो मैम। जाएंगे। तो आपने A0 को छोड़ मैम दिया, ने हाँ A0 को छोड़ दिया था। क्योंकि फॉर सम इंटीजर है ना, ये बात ध्यान से पढ़नी थी। हाँ 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 हाँ, तो 0 भी तो आएगा। हाँ। ठीक 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 ठीक। 20th, Aij इज इक्वल टू 0 इफ I और j इज 1, यानी फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में 0 आ रहा है, और Aij इज इक्वल टू Aj। इसका आंसर तो वैसा ही आएगा जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में हमने निकाला था। n × n-1/2 है। हाँ मैम। n × n-1/2 आएगा, उसमें भी हमने यही किया था। फर्स्ट कॉलम 0 हो गया ना, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगी। एकता समझ में आ रहा है ना? आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 0 0 0 0 0 0। यस मैम। ये जो n-1 यहाँ बचेगी, इन्होंने बोल क्या रखा है, फर्स्ट कॉलम एंट्री 0, या तो फर्स्ट कॉलम हो या फर्स्ट रो हो, प्लस इन्होंने सिमेट्रिक भी बोल दिया। वैसे अगर ये सिर्फ इतना बोल देते कि फर्स्ट रो 0 है, तो फर्स्ट कॉलम तो अपने आप ही 0 हो जाना था, इनको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसमें फर्स्ट रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो ये जो छोटी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, n-1 क्रॉस n-1। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी ये। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, n इंटू n+1/2, यानी यहाँ पे n क्या है, n-1। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के n इंटू n-1 आंसर। आगे बताओ। मैम उसके बाद वाला 2 आएगा। 2 आएगा, 4 वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स बना के देख लेना, बड़ा इजी है। अगर कहीं गलती हुई होगी ना, तो कोफिशिएंट लिखने में गलती हो गई होगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ जानना है कि ये 3 कंडीशन जो दी गई हैं ये सारी इंडिपेंडेंट हैं या इनमें से कुछ इंडिपेंडेंट हैं। वो जानने के लिए हम क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। 1 1 2 0 इंडिपेंडेंट है मैम। 2 -1 1 0 हो गया है ना सबका? आगे तो कर ही लोगे। 3 यस मैम। यस मैम। 0 2 1, कुछ इस टाइप से फर्स्ट बनेगी। 2 कंडीशंस को ऐड कर दो मैम, से लास्ट कंडीशन चला आएगा, देखो। अच्छा, सामने ही दिख रहा है, चलो और अच्छी बात है। ये तो कई बार ऐसे सामने भी दिख जाता है, तो मैट्रिक्स बनाने फिर क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, ध्यान से देखा करो चीज़ों को। अच्छा, बहुत इजी है। 22, इसमें क्या करना है, x y के बराबर है और z t के बराबर है, तो ये 2 कंडीशंस हैं, x की जगह y।
तो 2 आएगा। एक्स एक्स टी टी टाइप का कुछ आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी 2। आगे बताओ नीचे क्या दे रखा है इन्होंने, 2x + y। तो ये भी 2 कंडीशन दे रखी है, इंडिपेंडेंट है, साफ साफ दिख रही है, तो 2 आ जाएगा इसका भी। हाँ मैम। 24 बताओ, ये है नीचे 24 और 25। 51। 51। हाँ मैम। हाँ 51 ऑट है। को एक कर दो, ऑट टर्म को, ऑट टर्म के लिए तो एक ही आएगा। और x1 + x3 = 0 और ये सारा इसके बराबर। हाँ, नहीं तो मैम। एक कंडीशन हाँ ये हाँ है। हाँ, हाँ। और ये कितनी तो कंडीशन? अच्छा, ये अलग अलग कंडीशन है। अलग अलग कंडीशन है। एक ये है, और हाँ मैम, 1 से शुरू हो रही है और 97 तक कंडीशन है, 1 से लेकर 97 तक, वो भी ऑड करके हैं ये, तो 1 से लेकर ऑड नंबर्स देखने पड़ेंगे आपको 97 तक कितने कराऊं। वो तो एक ही कंडीशन में हो जाएगा। देखो मैम, अगर x3 को हाँ ठीक है, x1 लिख सकते हैं, तो x5 को भी x1 के x1 टाइप लिख लिख सकते हैं, सकते सब हैं। कुछ x1 में आ जाएगा। हाँ, फिर ऑड सारी x1 के आ जाएगा और ऑड इवन। काउंट तो करनी पड़ेगी, हाँ काउंट मैम, तो करी होंगी ना ऑड। 100 में ऑड कितने होता है? बताओ 50 करके ऑड होता है। दिखाना है तो मैं करके दिखाऊं। आंसर सही है मैम? आंसर 51 ही है। तो ठीक है मैम, तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैम करवा दो। हाँ ठीक है। x1 + x3 0 दे रखा है ना, x3 + x5 0 दे रखा है, इसी तरह जाते जाते x97 + x99 0 दे रखा है। तो ये जो सारी ऑड टर्म्स हैं 1 से लेकर 99 तक, x3 x1 की टर्म्स में लिखी जा सकती है, -x1 करोगे। x5 को x3 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, -x3, लेकिन x3 फिर अगेन x1 है, तो ये भी कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ x1 बनेगा। वैसे तो x1 बनेगा, मैं लिख देती हूँ फाई ऑफ x1। डॉट 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 करते करते आप देखोगे जो x99 बनेगा, इसी तरीके से लास्ट में आते आते x99 भी क्या बनेगा, कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ, कुछ जाई ऑफ x1 ही बनेगा। तो सारे x1 पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, तो कौन कौन से x1 पे डिपेंडेंट हुए? 3 से लेकर 99 तक जितने नंबर्स थे वो सारे x1 पे डिपेंडेंट हो गए। तो हमें इन सबको डिलीट करना है। 3 से लेकर 99 तक जितने नंबर हैं, 3 से लेकर 99 तक कितने नंबर है, कैसे काउंट किया बताओ? मैम 51 50 ऑड्स 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, लेकिन यहाँ कितने ऑड हो सकते हैं? एक ऑड 49 हमने हटा रखा है, उसको हटा रखा है ना 1 को, क्योंकि उसी की टर्म्स में तो सारे लिखे जा रहे हैं 3 5 वाले। तो कितने ऑड हो गए यहाँ पे? 49 ऑड हो गए। ये 49 जो ऑड हैं ये सारे किसकी टर्म्स में लिखे जा रहे हैं? सारे x1 की टर्म्स में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो 100 में से आपको कितना माइनस करना है? 49। ये सारे डिपेंडेंट हैं, तो जितने डिपेंडेंट हैं वो सारे माइनस कर दिए 100 में से, तो आंसर क्या आ गया? 51। ठीक है एकता? यस मैम। अगला परफेक्ट स्क्वायर, फिर से वही बात हो रही है, इसको खुद ट्राई करना, हाँ मैम। आंसर मैच कर मैम लेना वहां से। ये आंसर एक वो किया नहीं जनरल, मैम। वो जनरल था जो मैंने मैम कराया परफेक्ट स्क्वायर वाला, इसमें हाँ आपको मैम, पर्टिकुलर 2015 दे रखा है, इनकी वैल्यू कर लेना। तो हाँ, इनके वैल्यू अगर इनमें 2015 हो जाए तो आंसर तो चलिए आएगा। हो गया। चलो हो गया है। इस ये नीचे वाला कल हाँ मैम डिस्कस हो मैम। ही गया था। हाँ हाँ, एक बार मैम नीचे वाला एक बार दिखाइए दिखाइए दिखाइए। हाँ 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 हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, और थोड़ा, और थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये जो 14 क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रैकेट A1 A2 वाला जो वेक्टर्स होते हैं वो सही तो होगा? प्लेन के ओवर। 14 वाला, हाँ मैम। प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज अ वेक्टर स्पेस, आर स्क्वायर ओवर आ रही है। हाँ, आर स्क्वायर ओवर आर, मतलब A1 A2 जब होता है फर्स्ट ब्रैकेट में, वो वाला वेक्टर्स। हाँ ऐसा। हाँ, और
और 17 दिखाइए एक बार। व्यूअर्स आर हाँ मैम, पॉलिनोमियल्स कांस्टेंट वो टर्म्स। तो मैम एडिशन, वेक्टर एडिशन तो नहीं होगा मैम, मतलब क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। वेक्टर एडिशन नहीं होगा इसमें, आइडेंटिटी नहीं होगा, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ आइडेंटिटी मैम। क्योंकि जीरो वेक्टर की कांस्टेंट टर्म जीरो होती है, पर इन्होंने टू बोल रखा है। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, उसमें कि जीरो आंसर होगा मैम कौन सा? फॉर द टेल, फॉर द वो जो टेल सेकंड। which fixed value can be assigned to the constant term so that become a vector space। बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है मैम, नॉन तो हो जीरो गया वैल्यू मैम। जब भी असाइन करोगे वो वेक्टर स्पेस बनने से मना कर देगा, तो आपको जीरो देना पड़ेगा। जीरो हाँ मैम। हर जगह काम करता है। अच्छा सवाल पूछ रखा अच्छे तरीके से। तो एक बार प्रीवियस ईयर पे आते हैं। ठीक है मैम। कि मैंने क्लास में तो है, आवाज़ नहीं आ रही, लगता कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसे। क्या बात है, प्रीवियस ईयर तो ऐसा लग रहा है सब पे ही मैंने लिखा हुआ है जैसे बड़े कम से हो। न्यूमेरिकल मैम मेरे को बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, इससे अच्छा रिकॉर्डेड ही देख लेते। मतलब यहाँ पे भी हो और सुनाई ना दे रहा हो तो क्या फ़ायदा। मैम थोड़ी दे थोड़ी रहा है सुनाई दे रहा है और थोड़ी थोड़ी कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, दे रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 11th पे थे। बताओ 11th हो गया। जो जो होते जाएं बताते जाओ, और जो नहीं हुए वो भी बताते जाओ। इसको मैं रब कर देती जाती हूँ। बहुत जरा से ही क्वेश्चन है, हो जाएगा ये 20 मिनट में। हाँ 11 तो आपने बता दिया था कल। हाँ 11th बता दिया था ना, वही पूछ रही हूँ, हाँ कर मैम। लिया होगा। हाँ मैम, अच्छा 11 ये वही 12। तो है, हार्मिशन वाला तो उधर भी कर लिया है आपने, फिर क्या दिक्कत हाँ है। मैम। अच्छा 12th जो प्रूव करना था हुआ? 12 तो हो गया था मैम, कल ही हो गया था। 12th में जो मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी उसी से हो जाएगा। फिर भी नहीं हाँ हुआ है मैम, किसी का तो बताओ। हो जाएगा, वो तो साफ फेस दिखाने को बोला मैम। हाँ दिख हो रहा है ना, गया। वो साफ साफ दिख भी रहा है कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो बोल दिया होता वो तब भी सब स्पेस बन जाता ना। ये जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है ये दोनों ही लीनियर प्रॉपर्टीज होती हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। वैसे ही क्या बनता, शायद कल भी डिस्कस किया था हमने कि डी बाई डी एक्स अगर जीरो हो जाता तो ये कांस्टेंट टर्म्स बन जाती, यानी कांस्टेंट बन जाते, तो ये आर ओवर आर ही बन जाता और कुछ नहीं, है ना। ऐसी पॉलिनोमियल जिनका डेरिवेटिव जीरो है, ऐसी पॉलिनोमियल क्या होती हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और क्या होती हैं? कुछ नहीं, रियल नंबर्स ही तो होती हैं। तो ये और कुछ नहीं, आर ओवर आर ही बन जाता। हाँ मैम। अच्छा आगे बताओ। 13 x इज इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 आया सबका? यस मैट्रिक्स मैम। बनानी थी वेक्टर्स की तरह, इनको रख के एक बड़ी Yes. मैट्रिक्स बनानी थी। आ गया है सबका? x माइनस एक्स माइनस Yes, 1 ma'am. 0, है ना। इसी तरीके से मैट्रिक्स बनानी थी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना था क्योंकि वो डिपेंडेंट थी। ठीक है, डिटर्मिनेंट की टर्म्स में भी समझ सकते हो, रैंक के टर्म में भी समझ सकते हो। फुल रैंक की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है और कम रैंक की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे हमें ज़ीरो रखना था। 14th 14 डायमेंशन 2 आया मैम। यस कुछ मैम। नहीं था। 14th 2 में देखो है। कुछ नहीं था। ए को आपको मान लेना था ए बी सी डी, ऐसे ही किया होगा जिसने किया है। यस हाँ मैम। मैम, अब क्या ऐसे ही करना है, किया। यहाँ पे ए बी सी डी रख के 0 2 3 1 रख के 0 2 3 1 ए बी सी डी दोनों तरीके से, दोनों तरफ से मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करो। जो इक्वेशंस आएंगी उनको इक्वेट कर दो, 4 इक्वेशंस बनेंगी, वहाँ से जो जो रिलेशन बनेंगे, कोई किस पे डिपेंडेंट आएगा कोई किस पे आएगा, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ से डायमेंशन निकालनी है। वो देखना है बस कौन किस पे डिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ था तो अब वो कर सकता है। आगे बताओ। हाँ 15 कैसे किया? 15 मैम नहीं हुआ मैम, बहुत कोशिश किया। मैट्रिक्स नहीं बना ली कोशिश करके? ये है क्या?
ए को समझ मैम में मुझे नहीं भी आया? समझ नहीं आया। मैट्रिक्स बना ली तो डिवीजन कैसे करेंगे मैट्रिसेस का? नहीं नहीं मैट्रिक्स नहीं बना नहीं के नहीं किया नहीं, था। मैट्रिसेस दोनों थोड़ी बन रही है, एक तो नंबर बन रहा है। एक्स 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 टी एक्स आते हैं बोर्ड पे एक बार। इन्होंने बोल रखी है ए एक मैट्रिक्स है, एक्स एक्स टी एक्स। एक्स क्या है? x1 x2 x3। ठीक है, ये क्या है? एक नॉन जीरो वेक्टर है, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर नहीं है, और कुछ भी हो सकता है दुनिया जहाँ का, कोई भी वेक्टर हो सकता है, बस ये नहीं हो सकता। एक्स एक्स टी देखो क्या बनेगी, एक्स एक्स टी, एक्स को यहाँ पे रखोगे। एक्स एक कैसी मैट्रिक्स है, पहले तो इसको समझो। एक्स का साइज क्या है? 3 रोज 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1 साइज है एक्स का। एक्स ट्रांसपोज का साइज कितना है? 1 क्रॉस 3 है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज जस्टिफाइड और नॉट? जस्टिफाइड मैम। खुश है मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होके, क्योंकि 1 1 आ रहा है, उसके पूंछ में आ रहा है, उसके सिर पे आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। उसका साइज भी पता कर सकते हैं ना रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगी एक्स एक्स टी। नीचे देखो एक्स टी एक्स, ये क्या है? एक्स टी क्या है? एक 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ट्रांसपोज है ना उस मैट्रिक्स का। एक्स टी क्या डिनोट कर रहा है? ट्रांसपोज। तो अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो मैट्रिक्स का साइंस क्या बन जाता है? n क्रॉस m बन जाता है, वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ। ये बन जाएगा 1 क्रॉस 3 क्रॉस 1। दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज 3 और 3 बराबर है। रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अच्छा, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर। एक स्केलर होता है। तो आप जो डिवीजन कर रहे हो वो एक स्केलर से कर रहे हो। पहले तो ये चीज़ समझनी थी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ऊपर एक मैट्रिक्स है, नीचे एक नंबर है। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स से तो डिवीजन कर ही सकते हो ना। अब आ जाओ, अब एक तरीका आपके पास है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इस क्वेश्चन को करो, दूसरा तरीका है कि कम टाइम में कर दो। मल्टीप्लाई करके देखना, जनरलाइज वे आप करना, मैं एक पर्टिकुलर वे करती हूँ, क्योंकि जनरलाइज वे करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसके पास भी वही प्रॉपर्टी होगी। हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, याद दिलाना। सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक ही बनेगी। ठीक है, ये क्या हो गया नीचे, 1 मिनट रुको। पूछा हुआ है ए वाई इज इक्वल टू 0 की डायमेंशन। ठीक है, ठीक है, पहले तो ए निकालते हैं, फिर ए वाई इक्वल टू 0 की बात होगी ना। सिर भारी हो रहा है मेरा, क्या हो गया? देखो, कर लेना, इसको निकालते रहना x1 x2 x3। फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम इसको अगली क्लास में जब टेस्ट डिस्कशन करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। पर एक बात ध्यान दो, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर दुनिया का आप ले सकते हो। यहाँ पे बोला गया है जीरो मत लेना, कुछ भी ले लो। तो मुझे सबसे अच्छा नॉन जीरो वेक्टर पता है कौन सा लगता है? ये वाला, या 0 1 0 या 0 0 1, इस टाइप के। इसमें एक नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, x इंटू एक्स ट्रांसपोज करना है। तो हमें क्या करना है, 1 0 0 और 0 1 0, इतनी बस सिंपल सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। 1 0 0 और 1 0 0, सॉरी, ये करना है। तो ये जो मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगी वो ये आएगी, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, सारे ऐसे कर करके चेक करना, ये मैट्रिक्स बनेगी। अब ये जो मैट्रिक्स है, अब इन्होंने बोला हुआ है ये है ए मैट्रिक्स। लेकिन एक और बात, हाँ एक और बात, एक्स टी एक्स से हमें इसको वो करना है, डिवाइड करना है। एक्स टी एक्स क्या आएगा? 1 0 0 1 0 0, ये आ जाएगा 1। तो 1 बाय 1 डिवीजन भी हो गया, हमारा काम बन गया। जो फाइनल मैट्रिक्स बनी वो यही बनेगी जो ये है दिखने में। अब निकालनी है आपको डायमेंशन y बिलोंग्स टू r सच दैट ए वाई इज इक्वल टू 0।
y बिलोंग्स टू सॉरी आर क्यूब है यहाँ जो भी था, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालनी है। ए वाई इज इक्वल टू 0। अब इस पे ध्यान दो, ए वाई इक्वल टू 0 क्या बनेगा, इसको किसी भी वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, y1 y2 y3 कुछ भी नाम दे दो उसको, एक जनरली कोई भी वेक्टर कंसिडर करके। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्या निकल के आएगा, लीनियर इक्वेशंस तैयार फॉर्म होंगे। लीनियर इक्वेशन तैयार नहीं होंगे, एक सिंपल सी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। हाँ मैम, जीरोज है ना इसलिए। हाँ ठीक है, क्या बनेगा, एक फाइनल बता दो मुझे आंसर। y1 इज इक्वल टू 0। बस यही बनेगा, बाकी सब तो 0 0 मल्टीप्लाई होगा। y1 इक्वल टू 0 बन गया। आपको लेना था कोई y, आपने एक जनरल वेक्टर लिया था y1 y2 y3 जिसका नाम था y। अब इसमें से y1 हो गया है 0। क्या अब आप डायमेंशन नहीं बता सकते इस वेक्टर स्पेस की? 2 आएगा। 2 आएगा, आंसर हो गया 2। इजी था मैम क्वेश्चन। इजी ऐसे था कि हमने एक वेक्टर मान लिया, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन लंबी है। जब आप x1 x2 x3 मान के चलोगे, जो कि आपको करना है सॉल्व, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है तो नहीं करना है, इसको करना है। पूरी मैट्रिक्स बनाना, उस तरीके से ट्राई करना। 3 इक्वेशंस मैंने बनेंगी अलग अलग। बनाई थी मैट्रिक्स, पर मुझे लगा x ट्रांसपोज इनटू x मैट्रिक्स तैयार होंगी, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। साइज देखना चाहिए था, वही मैंने पहले साइज का काम कराया ना, इसीलिए साइज पता होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ये दे क्या रखा है, इसकी शक्ल ही अजीब सी है। तो हो गया ये, और आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन है, बढ़िया बात ये। आंसर आ जाएगा 2। आगे बताओ, 16 17 और 18 तीन रह गए। 16 में क्या बोल रखा है, मुझे लगता है 17 तो अब आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, जितनी डायमेंशन हमने पढ़ ली है। i डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 4, इसको ट्राई करना और आंसर निकालना। निकाला ही होगा वैसे तो। 17 मेरे एक क्वेश्चन था। चलो 16 पे आते हैं, पहले 17 का क्वेश्चन बाद में। 16 बताओ, W1 be a real vector space of 5 cross 2 matrices such that the sum of entries in each row is 0, sum of entries in the, अच्छा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंडीशंस, ठीक है। एक मैट्रिक्स है W1, कौन सी मैट्रिसेस का सेट है जिसमें रो सम 0 है, रो सम यानी हर एक रो का सम 0 है। W2 ऐसी मैट्रिसेस का सेट है जिसमें हर एक कॉलम का सम 0 है। तो आपको बताना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा। W1 में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, A11 A12 A2n A1n सॉरी 21 22 2n N1 N2 Nn, ये सब 0 है इनका सम। दूसरे में कह रहा है इन सब का सम 0 मैम है, लास्ट में 5 क्रॉस 2 होगा नहीं होगा मैम? अच्छा अच्छा ठीक है, दिल पे मत लो, कुछ भी हो साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, कोई भी हाँ साइज मैम। गिवन होता आंसर एक ही आएगा, मतलब एक ही तरीके से आएगा, जनरलाइज तरीके से। W1 ये हो गया। W2 कह रहा है कि रो सम 0 है, 5 क्रॉस 2, तो लास्ट क्या आ जाएगा 5 1 5 2, है ना। W2 कह रहा है कि इनका रो जो कॉलम सम है वो 0 है, यानी इनका सम 0 और इन सब का सम 0। W1 इंटरसेक्शन W2 कह रहा है कि रो सम भी 0 है, कॉलम सम भी 0 है। रो सम भी 0 क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होगा, W1 की प्रॉपर्टी भी रखेगा और जो W2 की प्रॉपर्टी है कॉलम सम वो भी रखेगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में दोनों 0 होने चाहिए, दोनों मस्ट भी 0 होने चाहिए, रो सम भी और कॉलम सम भी। तो क्या हो जाएगा, रो सम के हिसाब से W1 की डायमेंशन निकालने चले अगर हम, कहाँ गया ये, किसका हो गया था ये क्वेश्चन, मेरा तो नहीं हुआ मैम। चलो मेरा भी नहीं हुआ, कर डिफिकल्ट लेते लग हैं। रहा है थोड़ा। देखो कंप्लीट ही लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था, लिखने में आलस आता है वैसे मुझे। 5 1 5 2, पहले क्या बोल रखा है, रो सम और कॉलम सम वाली कंडीशन समझ में आ गई ना। रो सम मतलब A11 प्लस A12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
फिर दूसरा मिस क्या है, डायमेंशन हो A21 जाएगा। प्लस A22 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हैं W1 के अंदर, जो W1 का हम निकाल रहे हैं। तो W1 की डायमेंशन अगर निकालोगे तो पहले तो 2x5 मैट्रिक्स है, तो टोटल तो डायमेंशन 10 आनी चाहिए वेक्टर स्पेस की। अब जो W1 सब स्पेस है जिस भी वेक्टर स्पेस का, उसके अंदर जो कंडीशंस है वो माइनस कर दी जाएं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन। 2x5 था, 5x2 था, 5x2 होगा ना। यस मैम, 5x2। 5x2 है ना, मैं कंफ्यूज हो गई। तो अब रो सम 0 है तो क्या है, 5 कंडीशंस हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5, तो वो 5 कंडीशंस माइनस करके डायमेंशन 5 बनेगी W1 की। ठीक है, W2 की डायमेंशन क्या बनेगी, W2 की डायमेंशन क्या होगी, दिस सम 0 एंड दिस सम 0। तो W2 की डायमेंशन क्या बन जाएगी, 10 माइनस 2, 8 बन जाएगी। ठीक है ना, एक की 5 बन गई, एक की 8 बन गई, इंटरसेक्शन की बतानी है। इसमें मुझे भी एक डाउट लग रहा है, अभी पता नहीं, देखना। अब क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2, उसमें दोनों कंडीशंस मिक्स करके दे रखी हैं, तो क्या होगा, A11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 11 12। ठीक है, तो यहाँ पे रो सम की भी 0 करने की बात की गई है और कॉलम सम की भी 0 बात करने की बात की गई है। तो जब आप दोनों कंडीशंस को इकट्ठे लोगे तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो 2 बार नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी रो सम करते टाइम जब रो सम 0 करोगे तो क्या होगा, 5 कंडीशंस होगी, मतलब 10 में से ये 5 कंडीशंस तो माइनस होंगी ही होंगी। और जब कॉलम सम 0 करोगे तब वो 2 कंडीशंस माइनस होंगी। ये 2 कॉलम पड़े हैं ना हमारे पास, तो ये 2 कंडीशंस भी माइनस होंगी। लेकिन असल में क्या होगा, हमें एक और कंडीशन इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि रो सम और कॉलम सम जब दोनों को 0 करोगे आप तो ये डिपेंडेंट बन जाएंगी। इसमें से एक कंडीशन होगी जो दोनों में इंक्लूड हो जाएगी। इसको आप करके देखना, छोटी सी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके करके देख सकते हो। 2x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेना, ठीक है, या 3x2 ले सकते हो, जैसे भी लेना चाहो। A11 12 13, A21 22 23। ठीक है, जब हम रो सम और कॉलम सम निकालते हैं दोनों को 0 रखते हैं। जब कॉलम सम को 0 रखोगे तो क्या होगा, A11 प्लस A21 इज इक्वल टू 0, A12 प्लस A22 इज इक्वल टू 0, और A13 प्लस A23 इज इक्वल टू 0। 3 कंडीशंस ये बनेगी और बाकी की कंडीशंस क्या बनेगी, A11 प्लस A12 प्लस A13 इज इक्वल टू 0। इन सारी कंडीशंस को जब कलेक्ट किया जाएगा, इससे भी छोटी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो, 1x2 का भी ले सकते हो। अगर 1x2 का लेके देखें एक बार तो ज़्यादा शायद आसान हो। A11 A12, अब यहाँ पे क्या रखा है, अब तो 0 ही आ जाएगी डायमेंशन। चलो इसी से करना आप, तो ट्रिवियल ही आ रहा है। A11 12 13 21 22 23, इन सब का सम 0 है। यहाँ पे A21 की वैल्यू निकाल लोगे A-A11 की टर्म्स में, ठीक है। A22 की वैल्यू निकाल लोगे -A12 की टर्म्स में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या निकल के आ जाएंगी, -A11 -A12 और -A13। ये जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी ना, उनको एक बार यहाँ पुट करके देखना। A21 की जगह ये बन जाएगा, चलो रख लेते हैं A12 4 कंडीशंस होगी तैयार। A12 प्लस A13,
दूसरी जो कंडीशन बनेगी, अब ध्यान से देखना, A21 22 23, अब 21 22 23 की जो कंडीशन की वैल्यू है वो क्या है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दो, -A11 -A12 -A13 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों कंडीशंस बनी है आइडेंटिकल नहीं बन गई? यस मैम। ये जो टोटल 5 आ रही थी कंडीशन, कौन कौन सी 5 आ रही थी? पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। वो 3 अगर इंडिपेंडेंट हम लेके चले और ये चौथी वाली भी इंडिपेंडेंट मान ली, तो ये जो पांचवी वाली है ये डिपेंडेंट आ जाएगी। तो एक कंडीशन, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लो, केवल एक कंडीशन ऐसी होगी जो डिपेंडेंट होगी हमेशा टोटल कंडीशंस में से। ठीक है, तो हमने यहाँ से 7 माइनस कर दिया, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना माइनस करना था, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 + 2 टोटल कंडीशंस थी W1 और W2 की मिला के 5 + 2 थी, लेकिन असल में इंडिपेंडेंट 5 + 2 नहीं आ रही, 5 + 2 -1 आ रही है। उसमें से एक ऐसी कंडीशन है जो डिपेंडेंट है, उसको निकाल दिया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हमें रखनी है, जैसे यहाँ पे 5 थी तो इंडिपेंडेंट कंडीशंस कितनी होंगी, यहाँ पे 4 निकल के आई, तो 5 की बजाय हमें क्या रखना था, 4। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स थी, उसका टोटल डायमेंशन 6, उसमें से हमें माइनस क्या करना था, 2 कंडीशंस प्लस 3 कंडीशंस, लेकिन फिर उसमें से एक कंडीशन एक्स्ट्रा हमने माइनस कर दी, वो तो डिपेंडेंट थी, तो उसको वापस, सॉरी मतलब डिपेंडेंट कंडीशन निकाल देनी है हमें 5 कंडीशंस में से, तो एक डिपेंडेंट कंडीशन निकाल दी, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ जाएगा, डायमेंशन 2 बन जाएगी। इसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका अगर जनरलाइज प्रूफ मुझे मिलता है, मेरे को एक बार याद दिला देना फिर से, ठीक है? जनरलाइज प्रूफ मैं इसका करा दूंगी। यहाँ तो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से देखा है, थोड़ा मैं इसका प्रूफ सोचूंगी, लेकिन कोई भी M×N मैट्रिक्स की होगी ना ये, तो उसमें ये सेम कंडीशन होल्ड हो जाएगी। मैम एक डाउट है मुझे, W1 इंटरसेक्शन W2 हमें 5×2 कैसे लिख दिया उधर, मतलब 2×5 ऐसा नहीं लिखा, मैं समझी नहीं, मतलब तब W1 इंटरसेक्शन W2 हम्म हमने 5×2 लिखा ना, हम उसको 2×5 भी लिख सकते हैं क्या, मतलब उसके ऑर्डर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने 5×2 कहाँ लिख दिया, 5×2 होना था, तो आप ये पूछ रहे हो 2×5 भी लिख सकते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर बनेगा वो तो 5×2 ही आएगा ना। W1 के अंदर 5×2 की मैट्रिसेस हैं, W2 के अंदर भी 5×2 की मैट्रिसेस हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर भी 5×2 की मैट्रिसेस आएंगी, क्योंकि नहीं जो मैम, W2 के अंदर 2×5 की मैट्रिसेस। अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, 5×2 नहीं देयर नहीं, इज, मैंने देखने में गलती कर दी लगता है। हाँ ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि जो भी गॉड वेक्टर स्पेस होगा, जिसको आप V/F बोलोगे, जिसके अंदर से सारे सब स्पेस बन रहे हैं, उसके अंदर एक डेफिनेट ऑर्डर पहले ही हम डिफाइन करके चलते हैं M×N। तो इसके जितने सब स्पेस बनेंगे उनके अंदर जितनी मैट्रिसेस आएंगी वो M×N ऑर्डर की ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स उठा ली जाए, ये M और N पहले ही डिफाइन करके चलते हैं हम वेक्टर स्पेस में। ओके मैम, और W1 + W2 मीन्स उनको ऐड करने का ना, मतलब एंट्रीज ऐड करने की सिर्फ। हाँ, एंट्रीज ऐड करनी और वहां से ऑब्जर्व करनी कि कितनी इंडिपेंडेंट आ रही है। ओके मैम। सारी एंट्रीज नहीं, मतलब हर एक W1 + W2 की डेफिनेशन समझो क्या होती है। क्या हो गया ये, W1 + W2 क्या होता है, सेट ऑफ स्मॉल w1 + स्मॉल w2 वेयर W1 बिलोंग्स टू W1 और W2 बिलोंग्स टू W2। तो यहाँ पे कोई भी W1 आप लेके चलो, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऐड कर दो W2 का, ठीक है? ये नहीं कि कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट आपको मिल गया वो ऐड करोगे, हर एक एलिमेंट में हर दूसरा एलिमेंट ऐड करना है। अगर W1 1 है तो उसके अंदर W2 के सारे एलिमेंट ऐड करके चलोगे। फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट फिक्स कर लिया, W1 को 2 फिक्स कर लिया, तो उसमें सारे W2 के एलिमेंट्स लेके चलोगे। मतलब एक बार में एक को फिक्स कर लो और उसके दूसरे के सारे उसमें ऐड कराते जाओ, ये काम करना है हमें। मैम W1 + W2 सेट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्पेसेस होगा क्या? सेट ऑफ ऑल क्वोशिएंट स्पेसेस, एक मिनट,
से डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वही कंसेप्ट वही यूज़ हो रहा है क्वेश्चन स्पेस वाला। इसमें हम एलिमेंट एक एक उठा के ऐड कर रहे हैं। मान लो W2 का पूरा सब स्पेस इसमें ऐड कर रहे हैं। आप W1 को एक पर्टिकुलर लोगे जब एलिमेंट, मान लो फिक्स कर लिया हमने W1 को एक बार में, W1 को कुछ फिक्स करके चलते हैं। W1 को मान लो 1 फिक्स कर दिया, तो 1 प्लस कंप्लीट सब स्पेस इसमें W2 वाला करेंगे। तो हाँ कुछ इस तरीके से बोला जा सकता है, 1 प्लस W2 करेंगे, पूरा सब स्पेस ऐड होगा इसमें। फिर जब दूसरा 2 ऐड करेंगे, 2 फिक्स करेंगे तो उसमें W2 कंप्लीट ऐड करेंगे। तो हाँ हर एक क्वोशिएंट स्पेस में, और इसमें डिफरेंस क्या होता है पहले ये देख लो। क्वोशिएंट स्पेस में हम जो करते हैं V प्लस W, ये जो V होता है ये पूरे वेक्टर स्पेस से आता है, और हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे जो स्मॉल W1 प्लस मान लो कंप्लीट W2 ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये जो W1 आ रहा है ये किसी सब स्पेस से आ रहा है, बस इतना फ़र्क है। तो वहाँ V के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे, यहाँ सिर्फ सब स्पेस वाले एलिमेंट्स लिए जाएंगे W1। तो क्वोशिएंट स्पेस नहीं बनेगा कंप्लीट, क्योंकि उसमें हमें सारे V के एलिमेंट्स लेने होते हैं। ओके समझ गए। तो एडिशन वाला तरीका वही माना जा सकता है, लेकिन वो कंप्लीट स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, 17th और 18th ये दोनों ही कैसे हैं, डायमेंशन वाले हैं। 2019 2020 में आए हुए हैं। डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका है आज की डेट में, डायमेंशन अच्छे से आना चाहिए। बताओ, फटाफट कर लेते हैं, 8:45 हो गए। हाँ मैम 17 में हो जाएगा मैम, मैं कोड करके भेज दूंगा। मतलब जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया अभी अभी। अच्छा, अपने आप ही, वेरी गुड। 18th में क्या है, किसी ने पहले से किए हैं क्वेश्चन ये वाले, ट्राई किए हो, गलत सही आंसर निकाला हो? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16th का आंसर था 5 + 2 7 - 1 6 4 है शायद इसका आंसर। बाकी आंसर की कहोगे तो मैं अलग से भी भेज दूंगी। मैम आंसर की मत भेजो मैम, वो हम लोग छुट्टी में इसको पूरा आंसर मतलब की जब आप करेंगे। कर लोगे ना तब भेजूंगी। हाँ मैम। तो ये करो फिर 17 18 तो करे जा सकते हैं, गट्स आ गए होंगे। पूरा लेक्चर बेस डायमेंशन पे ही निकाला है। हो जाएगा 18 आप बोल रहे हो? 18 में देखो P2020 दे रखा है। P2020 मतलब 2020 से बराबर या 2020 से कम वाली डिग्री की पॉलिनोमियल। 2020 में ये क्वेश्चन आया था तो उन्होंने 2020 ही दे दिया, ऐसे ही करते हैं हमेशा। 2022 में अब आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2022 दिया जाएगा। तो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2020 या उससे कम है, सबस्पेस डिफाइन किया गया है ai = 0 फॉर ऑल ऑड आई। ये तो बहुत 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 आसान है। यस हाँ मैम। हमने तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए, ये सब तो कुछ है ही नहीं। ये 17 18 कुछ भी नहीं है। 17 हो की जाएगा मैम, हो इंटरसेक्शन जाएगा। निकालनी है। 18 तो अभी अभी हो जाएगा मैम। सोचते ही हो जाएगा। 2020 तो दो। बस वो इस इन क्वेश्चंस में गड़बड़ के चांस कहाँ होते हैं, ध्यान रखना। आपका आंसर मान लो आ रहा है 1010, तो आंसर हो सकता है या तो 1009 हो या 1011 हो। तो इसमें एक आगे पीछे का गड़बड़ होती है। जैसे अभी आपने किसी का आंसर 50 बताया था, उसका 51 था, कुछ ऐसा ही बताया था। 68, हाँ 68 बताया था, 67 था। हाँ मैम। तो इसमें गड़बड़ के चांसेस होते हैं, बाकी सब ठीक है। ठीक है, सब लोग कर लेंगे ना? हाँ मैम हो जाएगा। मैम ठीक है, फिर हो गया आज का लेक्चर। कल टेस्ट 6 बजे लूँगी मैं टेस्ट कल, क्योंकि मेरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है, तो हो सकता है मुझे लेट हो ठीक जाए है, टेस्ट बनाने में। तो 6 बजे कोई होगा बात आपका नहीं। टेस्ट। हो सकता है 6:30 कर दूँ, बट 6 बजे अभी मान के चलो, ठीक है? तैयार रहना, ठीक है मतलब मैम। इस टाइम के हिसाब से मैंने बता दिया, तो तैयार रहना। ठीक है मैम। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू मैम। ओके।